चंद्र की शीतलता और मंगल की ऊर्जा, अगर इसको संतुलित कर लिया तो कर्क राशि वाले फर्श से अर्श तक कब पहुंच जाएंगे ये उन्हें खुद ही नहीं पता होगा। अब सवाल ये उठता है कि जहां कर्क राशि में चंद्र की शीतलता यानी कि लग्नेश के रूप में मिलती है, वहीं मंगल की ऊर्जा उन्हें पंचमेश यानी कि इष्ट देव के रूप में मिलती है। और वहीं अगर मूल त्रिकोण देखा जाए यानी कि भाग्येश के रूप में उन्हें ज्ञान मिलता है, ज्ञान की चमक। अब आप देखिए कि कैसे मैंने आपको बताया था कि 12 राशियों में सिर्फ 2 राशियां ऐसी हैं जो अलौकिक और अद्भुत हैं, एक कर्क राशि और सिंह राशि। कर्क राशि में लग्नेश जिसमें चंद्रदेव बनते हैं, जहां पे चंद्रदेव की शीतलता है वहीं पंचमेश की ऊर्जा है और हमारे भाग्येश का ज्ञान है। जब ये तीनों चीजें एक साथ अलाइन होती हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए मंगल देव ऊर्जा यानी कि पराक्रम यानी कि ताकत यानी कि शक्ति, वही गुरुदेव जो कि हमारे बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति देव हमारे ज्ञान, हमारी तर्क शक्ति, हमें अपने ज्ञान को कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना है इसका ज्ञान। जब ये सारी चीजें आपके पास होंगी और आपको ये पता होगा कि इसका उपयोग कैसे करना है, और ये उपयोग करना आपको कौन बताएगा, ये उपयोग करना आपको बताएंगे चंद्रदेव। अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति अच्छी है तो आपको अपने पराक्रम और अपने ज्ञान का बखूबी यूज करना आता ही होगा। और अगर यही चंद्रदेव किसी अच्छी जगह में बैठने के बाद और डिग्री वाइज बलाबली होने के बाद भी अगर वो कृष्ण पक्ष के हुए तो आप ये गलती हमेशा करेंगे। ये देखा जाता है कि जब आपको पराक्रम की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसी समय आप पराक्रम से पीछे हट जाएंगे या फिर आप ओवर पराक्रम कर देंगे, जिससे आप अपनी चीजों को बिगाड़ लेंगे, खराब कर लेंगे। और वही हाल ज्ञान के साथ भी होगा। जहां पे आपको ज्ञान देना चाहिए, जहां पे आपको ज्ञान की बातें करनी चाहिए, जहां पे आपको ज्ञान दिखाना चाहिए, वहां पर आप ज्ञान नहीं दिखाएंगे, वहां पर आप चुप रह जाएंगे, शांत रह जाएंगे, इग्नोर करेंगे चीजों को। और उसका नतीजा ये होगा कि आपका नुकसान होगा, जो आपकी सामाजिक छवि है वो खराब हो सकती है। साथ ही साथ आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है और डिग्री वाइज बली भी है और योग कारक स्थिति में भी है तो भी आप उसको ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि चंद्रमा का एक स्वभाव है चंचलता। जैसे अमावस्या से पूर्णमासी और पूर्णमासी से अमावस्या के दौरान हमारा जो चंद्रमा होता है, हमारे जो चंद्रदेव होते हैं वो क्षणिक क्षणिक बढ़ते हैं और क्षणिक क्षणिक घटते हैं। उसी तरीके से हमारे चार्ट में, हमारी कुंडली में जो चंद्रदेव का रोल होता है वो आपकी जिंदगी में, आपके प्लैनेट के असर में, आपके प्लैनेट के रिजल्ट में क्षणिक बढ़ेगा, क्षणिक घटेगा। इसलिए आपको हमेशा हर दिन ये ध्यान रखना है कि आपको अपने चंद्र को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनको कमजोर नहीं होने देना है। अगर आप चंद्र को कंट्रोल करके रखेंगे तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कौन सी एनर्जी आपके साथ में है और कौन सी एनर्जी आपकी मदद कर रही है। देखिए कितनी अद्भुत राशि है जहां पे आपको एक चंद्रदेव का बल मिला है और साथ ही साथ मंगल देव की ऊर्जा मिली है। वो भी ऊर्जा ऐसी जिसको अगर आप संभाल नहीं पाए तो वो मारक हो जाएंगे। वहीं चंद्रदेव की शीतलता ऐसी कि अगर आप उसे भी संभाल नहीं पाए तो वो आपको पागल कर देंगे। तो यह है कर्क राशि की ब्यूटी, कर्क राशि की सुंदरता। अगर आप इस चीज को बैलेंस करके चलते हैं, कभी कभी यह भी देखा गया है कि अगर चंद्रदेव की स्थिति नहीं भी अच्छी है और आप हमेशा चंद्रदेव का हाथ पकड़ के चलते हैं तो भी आपको मंगल देव और बृहस्पति देव के अच्छे रिजल्ट ही मिलते हैं। अभी तक हमने बात की हमारे जो इष्ट देव हैं वो हमें 8th भाव यानी कि मृत्यु भाव तक हमें क्या रिजल्ट देंगे और हम कैसे उनके योग कारक तत्व को बढ़ा सकते हैं और उनके मारक तत्व या बाधक तत्व को घटा सकते हैं भाव बेस्ड रेमेडी को करके। अगर हम ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको भले हमारे इष्ट देव की स्थिति अच्छी ना हो, वो एक गलत घर में बैठे हो, मृत्यु घर में बैठे हो, जहां पे वो मारक और बाधक का कार्य करते हैं, आपको उस जगह अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। क्योंकि आप उस भाव के संदेश को समझ रहे हैं और समझकर उसकी रेमेडी कर रहे हैं। आज इसी चर्चा को जारी रखते हुए हम बात करेंगे 9th हाउस में हमारे जब इष्ट देव होंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी। मैं यहां हूं ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं।
अब अगर हमारे इष्ट देव यानी कि मंगल देव 9th हाउस में होंगे, यानी कि धर्म भाव में होंगे, तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? धर्म भाव क्या? धर्म भाव हमारा पिता, हमारा भाग्य, हमारे पूर्व जन्म के भाग्य, पूर्व जन्म में हमने अपने भाग्य में बढ़ोतरी की है या हम किसी का श्राप लेके आए हैं, हमारी बहन का, हमारे विदेश योग का, हमारे मान अपमान का, हमारे धर्म का, हम अपने धर्म को किस तरीके से लेंगे, हमारे कुल का, हम अपने कुल को किस तरीके से लेंगे, हम अपने कुल का भला करेंगे, कुल का नाम रोशन करेंगे या उनका नाम डुबा देंगे। ये सारी चीजें 9th हाउस से देखी जाती हैं। यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने जब बात की आपसे पिता, तो ये पिता, यहां से सिर्फ पिता को देखा जाता है। अब अगर 9th हाउस में हमारे मंगल देव बैठेंगे तो आपको इन सारी चीजों से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही देंगे। आपके पिता के सुख में आपके पिता का भाग्य बढ़ जाएगा। आपके जन्म के पश्चात आपके पिता को आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में उनको लाभ ही हुआ होगा। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में कर्क राशि में अगर मंगल देव बली होकर 9th हाउस में बैठे हैं और उनके ऊपर किसी भी क्रूर ग्रह की या फिर पापी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो वो अच्छे रिजल्ट ही मिले होंगे। जातक या जातिका के जन्म के पश्चात पिता के भाग्य में बढ़ोतरी ही देखी जाती है। आप खुद अपने चार्ट में देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में अगर 9th हाउस में मंगल देव बैठे हुए हैं, आप देखिएगा, आप एनालाइज कीजिएगा कि आपके जन्म के पश्चात आपका कुल, आपके पिता का व्यवसाय या आपके पिता का पराक्रम में कितनी बढ़ोतरी हुई है, उनके यश में, सामाजिक यश में कितनी बढ़ोतरी हुई है। यहां से बैठे हुए जब मंगल देव अपनी चौथी दृष्टि 12th हाउस में डालेंगे तो आपके व्यय को अच्छा करेंगे। आप जातक सूझबूझ से व्यय करेगा। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा जाता है कि अगर उसका खर्च 10 रुपए का है तो जातक सूझबूझ से उसी खर्च को 2 रुपए या 3 रुपए में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मंगल देव जिस भी घर में बैठेंगे वहां आपको एक प्रकार का अग्रेशन देंगे, एक प्रकार का अग्रेसिव मैनेजमेंट देंगे। आपका मैनेजमेंट स्किल्स इतना हावी होगा, आपको लोगों को समझाने का तरीका इतना हावी होगा कि आप अपने नुकसान को मिनिमाइज करने की क्षमता रखते हैं। आप किसी भी हद, चाहे सिचुएशन आपके खिलाफ कितनी ही क्यों ना हो, अगर आप विवेक का यूज करेंगे, शांत मन से अगर आप थोड़ा सा अपने आप को टटोलेंगे, तो आप उस सिचुएशन को अपने फेवर में करने की क्षमता रखते हैं। चाहे कितनी भी सिचुएशन हो, उसी सिचुएशन में अगर कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो उसका नुकसान ही होगा, लेकिन आपका नहीं होगा। क्योंकि आप ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये राशि और एक सिंह राशि ये स्पेशली ब्लेस्ड होती है 12 राशि में। हर किसी को कर्क राशि या हर किसी को सिंह राशि नहीं मिलती है। भगवान श्री राम को मिली थी सिंह राशि और भगवान कृष्ण को मिली थी कर्क राशि। आप देखिए कि कैसे इतनी सारी ऊर्जाएं, इतनी सारी शक्ति दी गई है इस राशि के माध्यम से। साथ ही साथ जब मैं अगले एपिसोड में जब बात करूंगा सिंह राशि की, तो आपको बताऊंगा कि कैसे सिंह राशि ब्लेस्ड है। सिंह राशि किस तरीके से पंचमेश के माध्यम से और हमारे लग्नेश के माध्यम से ब्लेस्ड है, कितनी चीजें हमारे भगवान ने दी हैं सिंह राशि और कर्क राशि के माध्यम से। अब अगर 7वीं दृष्टि धर्म भाव में बैठे हमारे इष्ट देव पराक्रम भाव में डालेंगे तो जातक के पराक्रम को इनहेंस कर देंगे। जातक का छोटे भाई पे पूरा कंट्रोल होगा। जातक का छोटा भाई से जातक का सामाजिक यश में बढ़ोतरी होगी। जातक पराक्रम के बल पर साथ ही साथ अपने छोटे भाई के साथ मिलकर समाज में एक नाम स्थापित कर पाएगा। वो ऐसा नाम होगा जो उसकी पीढ़ियों तक जाएगा, जो उसकी पीढ़ियां उसके नाम को यूज करके उसका फायदा उठा सकती है। अगर जातक अपने भाई के साथ मिलकर ये काम करता है, कोई भी काम हो, अपने कुल को आगे ले जाने का कार्य हो या कोई व्यवसाय हो या कुछ भी, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जातक को अपने भाई के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं, छोटे भाई के साथ। यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं छोटे भाई की, वो जो सगा भाई होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं कजिन्स की बात नहीं कर रहा हूं। कि हमारी जो कुंडली होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो उससे रिलेशन देखे जाते हैं वो सगे रिलेशन देखे जाते हैं, उसमें कजिन्स का कोई रोल नहीं है। ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो वो कजिन्स को भी कंसीडर करते नहीं। और होता क्या है कि कजिन्स के थ्रू जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो वहां पे भेदभाव करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद देखिए
भगवान राम की कुंडली उठा के देखिए, भगवान कृष्ण की कुंडली को उठा के देखिए, बहुत सारे उनके कजिन्स थे, लेकिन क्या उनके पराक्रम में कभी कमी आई? नहीं, क्योंकि उनके जो भाई थे जिनके साथ वो रहते थे उनके साथ उनके रिलेशन अलग थे, और जो उनके कजिन थे उनके साथ उनके रिलेशन अलग थे। ज्ञान देके किसी को अपने पक्ष में करना या ज्ञान देके किसी को राह दिखाना एक अलग चीज है, और पराक्रम के माध्यम से किसी का मार्गदर्शन करना या पराक्रम के माध्यम से उसको अपने पक्ष में करना, ये दोनों ही भिन्न चीजें हैं। अब अगर हमारे मंगलदेव अपनी 8वीं दृष्टि से मातृभाव को देखेंगे तो आपके माता से रिलेशन अच्छे होंगे। माता का अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो जातक, तो मंगलदेव की कृपा से जातक की माता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। जातक भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करेगा, क्योंकि यहां पर जो हमारे मंगलदेव हैं वो त्रिकोण में बैठे हैं और वो इस कुंडली में एक योग कारक स्थिति में है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि मंगलदेव के ऊपर किसी पीड़ित ग्रह की या राहु केतु की दृष्टि ना पड़ रही हो, या फिर मारक ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, या उनके साथ युति ना हो। अगर ये होता है, युति या दृष्टि पड़ रही होती है, तो आपको उसका उपाय करना होगा। अगर आप उनका उपाय करेंगे तो आपको मंगलदेव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। यह प्रायः देखा गया है कि अगर योग कारक स्थिति में कोई भी प्लैनेट या कोई भी ग्रह 9th हाउस में बैठा है और उसके ऊपर कोई किसी भी मारक ग्रह की या फिर बाधक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है या युति नहीं हो रही है, तो वो प्रायः अच्छे ही रिजल्ट देते पाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें मंगलदेव की, तो मंगलदेव इस कुंडली में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते ही दिखाई देंगे, क्योंकि वो गुरु की राशि में आ गए। और साथ में अगर जातक के कर्क राशि में मंगलदेव के साथ गुरुदेव बैठ गए, यानी कि बृहस्पति देव बैठ जाए खुद, तो जातक का ज्ञान इतना तीक्ष्ण होगा कि वो ज्ञान के दम पर अपने सभी को नतमस्तक कर देगा। जैसे आप देखे होंगे कि कुछ लोगों का लॉजिक, कुछ लोगों का तर्क इतना शार्प होता है कि वो बड़े बड़े लोगों को निरुत्तर कर देता है। आप चाहे कितना भी आप ये सोच के जाए कि आप उसको बंधक बनाएंगे, आप उसको शारीरिक बल से उसको पीड़ा दे सकते हैं, और जैसे ही आप उसके पास पहुंचेंगे उसके ज्ञान से वो आपको चारों खाने चित करने की क्षमता रखेगा। यह बहुत अद्भुत योग है कि अगर बृहस्पति देव और मंगल देव किसी भी कुंडली में योग कारक स्थिति में है और वो 9th हाउस में आकर बैठ जाते हैं, उनकी युति हो जाती है, तो जातक को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चीजें अपने आप उसके सामने आएंगी और होंगी। उसको कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जातक मानसिक और शारीरिक रूप में इतना काबिल होगा, साथ ही साथ उसकी जो डेस्टिनी होगी वो उसके साथ में इस तरीके से अलाइन हो जाएगी कि उसको मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम चीजें मिलेंगी। अब वो कौन से उपाय हैं जिसे हम करके 9th हाउस यानी धर्म भाव और जो हमारे मंगल देव हैं उनकी 7वीं दृष्टि यानी पराक्रम भाव और मातृ भाव जो 8वीं दृष्टि पड़ रही है उससे रिलेटेड उनको अच्छे रिजल्ट मिले। साथ ही साथ जब जो उनकी 4थी दृष्टि व्यय भाव में पड़ रही है उससे रिलेटेड भी उनको अच्छे रिजल्ट आपको मिले। तो आपको हर गुरुवार को मंगल देव या फिर हनुमान जी की पूजा करनी है लाल वस्त्र पहन के, और साथ ही साथ हनुमान जी को गीता का पाठ सुनाना है। अगर आप ये टिल लाइफ करते हैं तो आपको 9th हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। साथ ही साथ आप एक चीज का और ध्यान रखिए, आपके बृहस्पति देव अगर किसी भी हाउस में बैठे हैं योग कारक स्थिति में, योग कारक स्थिति से हमारा तात्पर्य यह है कि वो पीड़ित अवस्था में ना हो और वो 12th हाउस में ना हो। हालांकि इस कुंडली में बृहस्पति देव किसी भी हाउस में बैठे, चाहे वो 6ठे घर में हो या 8वें घर में हो या 12वें घर में, वो आपको अच्छे फल ही देंगे। लेकिन होता क्या है कि किसी किसी जगह पे या हमारे जो मारक या बाधक प्लैनेट होते हैं उनकी दृष्टि पहुंच जाती है तो उनके रिजल्ट में असर दिखाई देता है। और एक और चीज देखी जाती है कि अगर जातक के जो कर्म है अगर जरा सा भी वो भटकेगा तो जितना उसको अच्छे रिजल्ट मिलने होंगे उतने उसको खराब रिजल्ट भी मिलेंगे। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए भी अगर आप गीता का पाठ हर गुरुवार को हनुमान जी या मंगल देव को सुनाते हैं तो आपके बृहस्पति देव भी स्ट्रांग होंगे। अगर आप ये करते हैं तो आपके अगर बृहस्पति देव डिग्री वाइज बली नहीं भी होते हैं तो भी वो स्ट्रांग हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके बृहस्पति देव पीड़ित होते हैं तो भी वो ठीक हो जाएंगे। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि ये रेमेडी आपको टिल लाइफ करनी है।
तो आप देखिए कि कैसे हमारे पंचमेश जब भाग्येश के साथ बैठते हैं या भाग्येश के घर में आके बैठते हैं तो किस तरीके से हम कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जिसको हम करके हम एक साथ अपने दोनों ग्रहों को अच्छे कर सकते हैं। और वो ग्रह जो कि इस कुंडली में अति योग कारक हैं। आपको एक चीज हमेशा समझनी पड़ेगी कि इस कुंडली में जहां चंद्रदेव, मंगलदेव और बृहस्पति देव अति योग कारक है, वहीं अगर आपका व्यवहार इन ग्रहों के प्रति कैजुअल हुआ या आपने इनको बहुत ही लाइटली लिया तो यही आपकी कुंडली में मारक बनने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। इस कुंडली के कुछ अपने फायदे हैं और तो कुछ अपने नुकसान भी हैं। आपको हमेशा हमेशा अपने दिमाग में एक दया भाव रखना ही रखना है। क्यों? क्योंकि ज्ञान है। ज्ञान पहले दंड नहीं देता है, ज्ञान पहले मौका देता है। वहीं मंगल देव की ऊर्जा पे आपको काबू रखना है, क्योंकि मंगल देव अगर योग कारक की स्थिति में होंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा होगी। उस ऊर्जा का यूज आप अपने भले के लिए कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी जब ये ऊर्जा कंट्रोल में नहीं होती है और हम उस बल के मद में चूर हो जाते हैं तो हम गलत एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं। तो आपको ये चीज अच्छे से समझनी होगी कि आपको उस बल को काबू में रखना है, सामने वाले को हमेशा मौका देना है, चाहे वो कोई भी हो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मंगल देव चाहे किसी भी स्थिति में हो, या हो सकता है कि अगर वो स्लाइडली भी आपकी कुंडली में मारक होते हैं तो भी वो आपको कभी भी टिल लाइफ अगर आप किसी मुसीबत में फंसेंगे तो वो आपको निकाल के लाएंगे, मिराकली निकाल के लाएंगे। आपको खुद नहीं समझ में आएगा ये कैसे हुआ। यहां तक आपके जो शत्रु होंगे उनको भी ये समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ कैसे। मैटर ये नहीं करता है कि आपके शत्रु कितने हैं, आपके साथ में अगर समाज के 100, 1000 या लाखों लोग भी खड़े हो जाएं वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मंगल देव और बृहस्पति देव आपको इस लेवल का ज्ञान और पराक्रम दे देंगे कि आप उन सब का एक साथ भक्षण करने की क्षमता रखेंगे। उनका दिमाग पलट देंगे एक स्थिति पे आके कि वो आपसे शत्रुता ना करें। वो ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि उनको आपके साथ में रहने में ही लाभ दिखाई देगा, और उनको लाभ होगा भी अगर वो ऐसा करते हैं तो। कर्क राशि और सिंह राशि के लोग जहां पे अगर पंचमेश और लग्नेश अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो ये जिस भी लग्नेश के साथ में होंगे या जिस भी राशि के साथ में होंगे, मैं अदर राशियों की बात कर रहा हूं, उनका भला ही करेंगे। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो इस कुंडली के माध्यम से लग्नेश और आपके नौमेश और आपके पंचमेश के माध्यम से जो स्पेशली ऊर्जा और स्पेशल ज्ञान दिया गया है उसका को आपको गलत फायदा नहीं उठाना है, उसको आपको ग्रांटेड नहीं लेना है। अब अगर हमारे मंगल देव 10वें घर में यानी कि कर्म भाव में आके बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। कर्म भाव यानी कि इस कुंडली में मंगल देव की ये मूल केंद्र राशि है, यहाँ पे वो अपने घर में आके बैठेंगे, स्वगृही होंगे। साथ ही साथ वो यहाँ पे रोचक नाम के पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ मंगल देव यहाँ पर भाव बली भी होंगे, तो यहाँ पर आके वो अति योग कारक हो जाएंगे। बस आपको यह ध्यान रखना है कि उनकी डिग्री वो डिग्री वाइज बली हो और उनके ऊपर राहु केतु या शनि देव की कुदृष्टि ना हो। अगर उनकी कुदृष्टि या युति नहीं है तो आपको मंगल देव अच्छे रिजल्ट ही पाते दिखाई देंगे। कर्म भाव से हम पिता के सुख को देखते हैं, हम अपने मान सम्मान को देखते हैं, हम अपने पराक्रम को देखते हैं, हम समाज में क्या हम हमारा जो अधिकार है हम अपने अधिकार को देखते हैं, हमें क्या अधिकार मिलेगा और हम क्या अधिकार कर सकते हैं, हम क्या कमा सकते हैं, हम उस कमाई से हम क्या पा सकते हैं। कमाई अगर हम देखते हैं 11th हाउस से तो हम उस कमाई का किस तरीके से यूज कर सकते हैं और उस कमाई को कैसे पा सकते हैं, ये सब हम कर्म भाव से देखते हैं। हम वो कौन से कर्म होंगे जिसके माध्यम से हम अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सकते हैं, ये सब कर्म भाव से देखा जाता है। कर्म भाव में बैठे हमारे मंगल देव जब अपनी 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव यानी कि मातृ भाव में डालेंगे तो आपके माता के साथ रिलेशन अच्छा कराएंगे। आपको भूमि भवन वाहन का सुख बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर जातक भूमि में इन्वेस्ट करता है तो वो बहुत ज्यादा लाभ कमाएगा कंपेयर टू अदर। अगर वो कोई भी अदर व्यवसाय करता है या कुछ भी करता है, लेकिन अगर वो सिर्फ भूमि में इन्वेस्ट करता है तो उसको इतना फायदा होगा जहां बाकी लोगों को जो भूमि में इन्वेस्ट करते हैं अगर उसको 50 रुपए बच रहे हैं तो जातक को 80 या 90 रुपए बचेंगे। जातक को ऐसी भूमि और भवन मिल जाएंगे जो मार्केट वैल्यू उनकी होगी 100 रुपए
और जातक को मिल जाएंगे 70 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए। अब आप सोचिए कि जब आपके साथ ऐसा होगा, आपको कोई ऐसी भूमि मिलेगी जो मार्केट रेट से कम मिल रही है, तो आपका फायदा हुआ ना, सीधा सीधा फायदा हो गया। और अगर आप उसको एक समय तक सस्टेन करते हैं तो आपका फायदा में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। कर्म भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी 8वीं दृष्टि से अपनी खुद की राशि को देखेंगे, यानी कि 5th हाउस को देखेंगे, जहां पे वो मूल त्रिकोण के होते हैं, तो वो आपके लव अफेयर, रोमांस को इनहेंस करेंगे, आपकी इनिशियल एजुकेशन को अच्छा करेंगे, आपके संतान सुख में बढ़ोतरी करेंगे। जातक की जो संतान होगी वो भी जातक के ही समान तेजस्वी होगी और ऊर्जावान होगी। यह मैटर नहीं करता है कि उसकी कुंडली में मंगल देव की स्थिति कहां पे है और कैसी है। जातक की जो ऊर्जा है वो उसके संतान में पॉजिटिव वे में इन बिल्ड चैनलाइज होके आएगी। ये क्षमता है हमारे मंगल देव की, हमारे इष्ट देव की कर्क राशि में। अब अगर चौथी दृष्टि से जब वो लग्न को देखेंगे तो जातक की पर्सनालिटी इनहेंस होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जातक की पर्सनालिटी इनहेंस होगी। जातक इन सारी चीजों पे भी ध्यान देगा कि किस तरीके से समाज में उसको अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना है, निखारना है, एक दबदबा बना के रखना है। जातक दबंग पर्सनालिटी का होगा। यहाँ पर मेरा तात्पर्य दबंग पर्सनालिटी से ये नहीं है कि जातक गुंडागर्दी करेगा या मारतोड़ करेगा। अगर मंगल पॉजिटिव वे में हुआ तो जातक की पर्सनालिटी ऑटोमेटेड फॉर्म में दबंगई की होगी, यानी कि जातक का जो रुतबा होगा वो इतना ज़्यादा होगा कि लोगों के अंदर एक डर होगा, वो डर पॉजिटिव वे में होगा। तो देखा कैसे आपने देखा कि कैसे कर्म भाव में बैठे मंगल देव, जहां पे एक योग कारक स्थिति में है और भाव कारक भी हैं, साथ ही साथ एक पंच महापुरुष के योग का निर्माण कर रहे हैं। ये कुंडली के बहुत अच्छे और मेन भाव होते हैं, मुख्य भाव होते हैं। तो इन मुख्य भावों से रिलेटेड वो आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे। अब आप सोचिए कि अगर किसी भी जातक के संतान से रिलेटेड कोई इशू है तो उसकी ज़िंदगी तबाह, या उसको माता के सुख से कोई कमी है तो उसकी ज़िंदगी खराब, या उसे भूमि भवन वाहन का सुख नहीं मिल रहा है तो भी उसके जीवन से सुख की कमी है, और उसका व्यक्तित्व खराब है तो भी उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि व्यक्तित्व है तो सब कुछ है। और कर्म भाव ही ये बताता है कि हमारा कर्म किस दिशा में होगा और उस कर्म से हमें क्या फायदा होगा और हमारे कर्म का क्या आधार होगा, और उस आधार के द्वारा हम जो कर्म करेंगे उससे हमारे कुल का, हमारे समाज का कितना फायदा या नुकसान होगा। हम उस कर्म के सहारे अपना नाम और अपने कुल का नाम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, पदोन्नति है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें कर्म भाव से देखी जाती हैं। तो आपको हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी है, उन्हें पुष्प चढ़ाने हैं संध्या के समय। जी हां, अगर आप सूर्यास्त के समय हर मंगलवार को हनुमान जी या मंगल देव की पूजा करते हैं और उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाते हैं तो आपको कर्म भाव, मातृभाव और 5th हाउस से रिलेटेड, यानी कि जो हमारे इनिशियल एजुकेशन यानी कि संतान भाव से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। लेकिन आपको, जैसे कि मैं आपको बताते आया हूं कि ये जो आप पंचमेश की या इष्ट देव की जो आप रेमेडी कर रहे हैं, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये रेमेडी आपको टिल लाइफ करनी है। अगर ये रेमेडी आप टिल लाइफ करते हैं तो आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा। और ये प्रायः देखा गया है कि कर्क राशि वालों के साथ में अगर वो अपने आप को धर्म कर्म के साथ में अलाइन रखते हैं और अपने मन में करुणा रखते हैं, साथ ही साथ अपने पराक्रम और अपने ज्ञान को भी पकड़ के रखते हैं, न्यायशील रहते हैं, तो उनकी कुंडली में अगर कोई मारक ग्रह भी है या बाधक ग्रह भी है तो भी वो उनको उतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जितना कि अदर कुंडली में मारक प्लैनेट या बाधक प्लैनेट पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर मारक प्लैनेट या बाधक प्लैनेट अगर उनको इतना नुकसान पहुंचाते तो भगवान श्री कृष्ण की राशि क्यों होती है? यही एक ऐसी राशि है जहां पर बुध देव मारक होते हुए भी आपके लिए योग कारक होने की भूमिका निभाते हैं, अगर उनकी प्लेसमेंट सही हो जाए तो आपको यह समझना होगा कि यह कुंडली जहां पे ज्योतिष के अद्भुत सूत्र छुपे हुए हैं, तो वहीं आपको यह भी जानना होगा कि जो ऊर्जाएं, जो शक्ति आपको इस कुंडली के माध्यम से, चंद्र देव के माध्यम से, मंगल देव के माध्यम से या आपके बृहस्पति देव के माध्यम से आपको मिल रही है, आपको उसको नियंत्रित करना आना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप देखिएगा कि आपको फर्श से अर्श तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आपके जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव हो, अंत में विजय आपके लिए ही सुनिश्चित करके रखी गई है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बात सुन के आप हवा में उड़ने लगे। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कई बार कि आपको अपनी ऊर्जाएं और अपनी शक्तियों को नियंत्रित में रखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो यही मंगल देव जो कि आपकी कुंडली में योग कारक हैं, वही आपका भक्षण करने में आपके साथ में देर नहीं लगाएंगे। अब अगर हमारे मंगल देव अगर 11th हाउस में बैठेंगे, यानी कि लाभ भाव में बैठेंगे, तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? लाभ भाव हमारे डिजायर्स का, हमारी सोच का, हमारी समझ का, हमारे लाभ का, कि हम कितना परिश्रम करेंगे, कितने कर्म करेंगे और उसके बदले में हमें कितना रिवॉर्ड मिलेगा। कर्म सिर्फ आपके आर्थिक स्थिति के लिए नहीं होता है, कर्म आपकी शिक्षा के लिए, कर्म हर उस चीज के लिए जिससे आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट या फिर आप अपने फैमिली के डेवलपमेंट या फिर आप अपने समाज के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। वो डेवलपमेंट आप चाहे आप फिजिकल वे में सोचें या फिर आप मेंटल वे में सोचें या फिर आप फाइनेंशियल वे में सोचें, हर प्रकार के उस डेवलपमेंट में आपका फायदा होगा या नहीं होगा, आपकी डिजायर्स फुलफिल होंगी या नहीं होंगी, वो सारी चीजें 11th हाउस यानी कि लाभ भाव से देखी जाती है। अगर यहां पर मंगल देव योग कारक स्थिति में हुए, योग कारक की स्थिति का तात्पर्य हमारा यह है कि अगर राहु केतु की यहां पर उनकी कुदृष्टि नहीं है, यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कुदृष्टि नहीं है। अगर यहां पर मंगल देव के साथ में राहु देव की युति हो जाती है तो यह सोने पे सुहागा योग है। जातक को जुए लॉटरी सट्टे से असीम धन मिलेगा। जातक की जिंदगी में ऐसी कई सारी महिलाएं होंगी। अगर चंद्र देव अच्छी पोजीशन में हुए तो जातक की जिंदगी में ऐसी कई महिलाएं आएंगी जो उसको धन और उसकी इच्छाएं पूरी करके चली जाएंगी। और अगर चंद्रदेव बली नहीं हुए और अच्छी स्थिति में हुए, साथ में अगर गुरुदेव अच्छी स्थिति में हुए और वो बली हुए, तो जातक की जिंदगी में ऐसे महापुरुष लोग आएंगे, ऐसे धनवान लोग आएंगे जो जातक की मदद कर देंगे। बहुत कुछ कुंडलियों में मैंने ये देखा है कि इस तरीके के योग बनते हुए, जहां पर लोगों ने, जो धनवान लोग हैं, धनवान सेठ लोग हैं, उन्होंने ऐसे जातकों को अडॉप्ट कर लिया। अर्थात जहां पर जातक के खाने के लाले पड़े हुए थे कि वो खाने को तरस जाएगा, वहीं पर वो लग्जरियस लाइफ जी रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से। तो आप देखिए कि कैसे अभी तक जहां राहु केतु की युति होने से आपको नुकसान होता था, यहां पर मैं सिर्फ राहु की बात कर रहा हूं, केतु की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि अगर केतु देव के साथ में अगर युति हो जाती है 11th हाउस में, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपको अपनी इच्छाओं का त्याग ही करना पड़ेगा, तभी आप बढ़ पाएंगे। अगर आपने अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं किया और ऐसी स्थिति में आपकी इच्छाएं आपके वशीभूत नहीं रह पाएंगी। आपको बहुत संयम रखना पड़ेगा अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए। यहां पर मैं बात कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं उनको त्यागने की। अगर आप उनसे डिटैच हो जाते हैं, अपनी इच्छाओं से, अपनी विशेष से, अपने कर्म फल से, जिससे हो पाना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन है इसलिए कह रहा हूं कि आज की जनरेशन या आज के समय में हम हर एक काम किसी ना किसी पर्पस से करते हैं। पर्पस से इसलिए करते हैं कि हमें उसके बदले में क्या मिलेगा। और जब हमारे मन में इस तरीके की चाह होगी और हम ये आपसे कह रहे हैं कि उस चाह को छोड़ दो, तो ये छोड़ पाना बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो माइंडसेट है, वो उस तरीके से डिजाइन हो चुका है। और जब हम किसी तरीके से डिजाइन हो जाते हैं तो हमें अपने आप को रीअलाइन करना या रीमैनेज करना या रीइंस्टॉल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग फंक्शनल ह्यूमन हैं। तो आपको ये चीज समझनी होगी। अब अगर यहाँ पे लाभ भाव में मंगल देव अकेले बैठते हैं, योग कारक स्थिति में होते हैं और साथ में डिग्री वाइज बली होते हैं, तो आपका सिर्फ और सिर्फ फायदा कराएंगे। आपके मन में अग्रेसिवली डिजायर्स आएंगे, मगर उस डिजायर्स पर आपका कंट्रोल होगा ही होगा। आप ऐसा नहीं होगा कि अगर वो चीज आपको मिलेगी तभी कुछ होगा, तभी आप बस चाहेंगे कि ये चीज चाहिए, लेकिन आप उसके भरोसे नहीं बैठेंगे। आपके मन में एक डिजायर होगी तो आपके साइमल्टेनियसली आपके माइंड में 10 डिजायर और आ जाएंगी उसकी सब्स्टिट्यूट में, कि अगर ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। और उसका नतीजा ये होगा कि जो जिस भी कंडीशन में आपके चंद्रदेव होंगे, उस वे में आपकी जो डिजायर्स है वो ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज होके, लेकिन मिलेंगी आपको वो सारी। अब वो कहां से शुरू होती हैं और कहां से खत्म होती हैं, वो देखना पड़ेगा चंद्रदेव की स्थिति को लेकर। अब लाभ भाव में बैठे
जब हमारे मंगल देव अपनी चौथी दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, सॉरी धन भाव को देखेंगे, तो आपके पिता के साथ रिलेशन अच्छे कर देंगे। साथ ही साथ पैतृक जो संपत्ति है वो आप अगर उसमें कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा तो वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अगर ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आपका वहां पे आधिपत्य रहेगा। 11th हाउस में बैठे मंगल देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से 5th हाउस में देखेंगे तो आपके संतान सुख में बढ़ोतरी करेंगे, आपके लव अफेयर रोमांस में बढ़ोतरी करेंगे। साथ ही साथ आपके इनिशियल एजुकेशन में बढ़ोतरी करेंगे। आपकी जो बड़ी बहन है उसके साथ रिलेशन अच्छे करेंगे। जी हाँ, अगर हम 11th हाउस में बड़े भाई को देखते हैं तो 5th हाउस से बड़ी बहन को देखते हैं, तो आपके बड़ी बहन के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। जब यहाँ पे मंगल देव अपनी 8वीं दृष्टि से 6ठे घर को देखेंगे तो आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग बना देंगे। मैं बता रहा था आपको कि अगर आपके शत्रु कितने भी बली क्यों ना हो और यहाँ पे वो शत्रुहंता के योग में आ गए तो अब ये मान चलिए कि शत्रुओं का नाश होना तय है। साथ ही आपके पास मंगल देव की ऊर्जा भी है, मंगल देव की ऊर्जा भी है, बुध साथ ही साथ चंद्रदेव की स्थिति अच्छी है और गुरुदेव का ज्ञान है। अब और उसके बाद जब मंगल देव आपकी कुंडली में शत्रुहंता का योग बनाएंगे तो आपको डरने किसी से जरूरत ही नहीं। जातक एक निडर साहसी होगा। अब वो कौन से उपाय हैं जिसे करके जातक अपने 11th हाउस, 5th हाउस, 2nd हाउस और 6th हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट को बढ़ा सकता है, अपने योग कार्य तत्वों को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ अगर स्लाइटली मारक प्लैनेट अगर उसके लिए बाधक बन रहे हैं तो उनको भी उनके इस परिणाम को कम कर सकता है, बाधक तत्व को कम कर सकता है, मारक तत्व को कम कर सकता है। तो आपको मंगलवार को मंगल देव या फिर हनुमान जी को पंचामृत से स्नान कराना है। साथ ही साथ उन्हें लाल पुष्प और लाल वस्त्र चढ़ाने हैं, भेंट करने हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप कलावे को उपवस्त्र के रूप में भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर मंगलवार को शायद आपके लिए वस्त्र चढ़ा पाना मुश्किल हो। तो अगर आप नहीं चढ़ा सकते, आपकी संभाई नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं उपवस्त्र के रूप में। अगर आप ये रेमेडी टिल लाइफ करते हैं तो आपको लाभ भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। अब अगर हमारे मंगल देव व्यय भाव में बैठेंगे तो आपको कैसे रिजल्ट देंगे? व्यय भाव में आके हमारे मंगल देव मारक हो जाएंगे, आपके व्यय को बढ़ा देंगे अग्रेसिवली। जातक अनाप शनाप खर्च करेगा, जातक का कंट्रोल नहीं होगा अपने खर्चों को लेकर। हो सकता है जातक व्यसंग में पड़ जाए, जातक मदिरा पान करने लगे, क्योंकि जातक के जो दोस्त होंगे, जो मित्र होंगे, वो भी कुनीति में पड़े होंगे, उनके भी लक्षण ठीक नहीं होंगे, जिनके साथ में रह के जातक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। अब व्यय भाव में बैठे जब हमारे मंगल देव अपनी चौथी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो जातक के पराक्रम को पर भी नियंत्रण नहीं रहेगा। जातक के पास में ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि व्यय भाव में जब हमारे मंगल देव बैठेंगे तो जातक को पराक्रम में बढ़ोतरी करेंगे। जातक के अंदर एक अलग ही शक्ति होगी, कुछ ज्यादा ही शक्ति होगी, जिसका उपयोग जातक गलत जगह पे करेगा, लड़ाई झगड़ों में करेगा, जहां पे उसको करना चाहिए वो वहां पे नहीं करेगा। क्योंकि व्यय भाव में जब वो मारक होंगे तो आपकी बुद्धि भी उसी प्रकार की हो जाएगी, आपके आसपास के लोग भी उसी प्रकार के हो जाएंगे। लेकिन जो चीज हमको मिलेगी चंद्रदेव के प्रभाव से और गुरुदेव के प्रभाव से, चुनाव करना। हाँ, आपको समय समय पर यह अवगत कराया जाएगा, आपको इतना विवेक दिया जाएगा कि आपको ये चीज समझ में आए कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और अगर आपने उस क्रूशियल टाइम पे आपने सही डिसीजन ले लिया तो आप इस चीज से उबर भी सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, क्योंकि अगर उनकी कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो ये देखा गया है कि जातक चाहे कितने भी एफर्ट्स कर ले, चाहे कितने भी रेमेडी कर ले, रेमेडी यहाँ पे मैं भाव बेस्ड रेमेडी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी रेमेडीज हैं जो प्रचलित है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप भाव बेस्ड रेमेडी नहीं करते हैं, बाकी रेमेडी करते हैं, तो आपको पहली बात तो रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। दूसरी चीज ये कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की रेमेडी करने का एक सर्टेन टाइम होता है। हम 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने करके देखेंगे, बस उसके बाद सोचेंगे जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो छोड़ देंगे। लेकिन जब आप भाव बेस्ड रेमेडी करते हैं तब आपको जब शुरुआत से ही थोड़े थोड़े करके रिजल्ट मिलना शुरू कर देते तो आपको समझ में आता है कि हाँ इस रेमेडी से रिजल्ट मिल रहा है, तो आप उसको सस्टेन करने में कामयाब हो पाते हैं, आप उस चीज को कंटिन्यू कर पाते हैं।
व्यय भाव में बैठे हुए जब मंगल देव 7वीं दृष्टि से छठे घर को देखेंगे तो आपके रोग को बढ़ा देंगे, आपके रिपू को बढ़ा देंगे, आपको जेल यात्रा तक करवा सकते हैं। आपके हाथों से ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि आप किसी को इतना दंड दे सकते हैं कि वो लहू लुहान हो जाए। आपके गुस्से की कोई सीमा नहीं होगी, आप किसी के प्राण तक लेने की क्षमता रखेंगे और हो सकता है आप ले भी ले, क्योंकि यहां पर मंगल देव आपके विवेक को हर लेंगे। आपके क्रोध के समय आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहां पर चंद्रदेव भी आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। बहुत ही क्रूशियल कंडीशन में चंद्रदेव होंगे तो आपकी यहां पे मदद करेंगे। अगर मंगल देव कुछ अच्छी स्थिति में हुए, अच्छी स्थिति का मतलब यह कि अगर वो डिग्री वाइज बली हुए तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके मंगल देव 12th हाउस में हैं, बली होकर बैठे हैं, तो आपको सबसे पहले चंद्रदेव को स्ट्रांग करना है। और अगर आपने मंगल देव का रत्न पहन लिया गलती से भी तो आपको कोई बचाने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। अब अगर व्यय भाव में बैठे हमारे मंगल देव अपनी 8वीं दृष्टि से विवाह भाव को देखेंगे तो क्या होगा? आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट आएगा, आपके पार्टनर के साथ बनेगी नहीं। रोज किसी ना किसी फालतू की चीजों को लेकर लड़ाई झगड़े होंगे। ये झगड़े इस तरीके का रूप ले हो सकता है आपका तलाक हो जाए या आप खुद अपने पार्टनर का वध कर दें। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। आपके पार्टनर, अगर आप कोई व्यवसाय करेंगे तो आपके पार्टनर भले आपके साथ कुछ गलत ना करे, लेकिन आप उसकी चीजों को, आप उसकी अच्छी चीजों को, आपके अंदर एक शक करने की, डाउट करने की आपके अंदर एक फितरत आ जाएगी। आप हर चीज में दिमाग लगाएंगे। आप इतना दिमाग लगाएंगे कि अगर कोई आपके साथ भला भी कर रहा होगा ना तो आप ये सोचेंगे कि ये मेरे साथ भला क्यों कर रहा है, और आप उसको गलत नजर से देखने लगेंगे। यही चीज आप अपने पार्टनर साथ भी करेंगे। अगर आपका पार्टनर कुछ भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो आप सोचेंगे ये अच्छा क्यों कर रहा है, और अगर वो बुरा कर रहा है तो वो बुरा तो कर ही रहा है। आपके मन में एक डाउट हमेशा बना रहेगा, और उस डाउट, उस शक के वशीभूत होकर आप कई सारी गलतियां करेंगे। और एक समय के बाद हो सकता है अगर मंगल देव की स्थिति आपके कुंडली में अति मारक वाली बन जाती है तो आप उसका अंत भी कर दें, आपको जेल यात्रा तक करवा देंगे। कभी भी आप ये देखिए कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह मारक या बाधक का रोल निभा रहा है तो उसकी दृष्टि जिस घर में पड़ रही है या वो जिस घर में बैठा है, उन सारे भावों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देगा और उन सारे भावों के माध्यम से आपको दंड देगा। घूम फिर के वो वहीं पे ही आपको पहुंचा ही देगा। आपको हो सकता है आपको हमेशा आप छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित रहें, आपको विकार हो सकता है, आपके घाव हो सकते हैं, वो घाव सड़ तक सकते हैं। ये सारी चीज मंगल देव देते हैं जब आपकी कुंडली में मारक रोल प्ले करते हैं और आप उनकी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। या फिर ये तब होता है जब आपकी कुंडली में मंगल देव अच्छी स्थिति में हो और उनके ऊपर राहु और केतु की दृष्टि पड़ रही हो। दृष्टि मतलब कुदृष्टि, सारी दृष्टि कुदृष्टि नहीं होती है। ये आपको समझना होगा कि आपकी कुंडली में वो दृष्टि कुदृष्टि है या शुभ दृष्टि है। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी कुंडली को समझ पाएंगे, आप मंगल देव के संदेशों को समझ पाएंगे, और जब आप इन सारी चीजों को समझ लेंगे तो आप अपने जीवन को एक अच्छे आयाम तक ले जा पाएंगे। अब अगर मैं बात करूं कि ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे करके आप मंगल देव के मारक तत्व को कम कर सकते हैं और उनको योग कारक तत्व को बढ़ा सकते हैं, तो आपको शुक्रवार वाले दिन मंगल देव की पूजा करनी है और उनको लाल पुष्प और वस्त्र अर्पण करने हैं। वस्त्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी संभव नहीं है वस्त्र अर्पण करने की हर मंगलवार को, तो आप उनको उपवस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको उनको प्रसाद भी चढ़ाना है, लड्डू का भोग चढ़ाना है। मंगल देव हो या फिर हनुमान जी हो, आप जिस भी देव की पूजा कर रहे हो उनकी टिल लाइफ करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हमेशा फायदा ही होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से कर्क राशि में लग्नेश से लेकर व्यय भाव तक हमारे मंगल देव अलग अलग रिजल्ट देते पाए गए, और हर भाव में उनकी ऊर्जा का जो सोर्स था, जो उनकी जो ऊर्जा थी वो अलग थी। और किस तरीके से अगर आप उन ऊर्जाओं को नियंत्रित रख पाते हैं तो आपको फायदा होगा। साथ ही साथ आपने इस वीडियो के माध्यम से यह भी जाना कि हमारे जो बृहस्पति देव हैं उनका ज्ञान
इस राशि में आपकी किस तरीके से मदद कर सकता है। साथ ही साथ आपने चंद्रदेव के इस कर्क राशि में अद्भुत रूप को भी समझा। यह रूप उनका अदर राशियों में नहीं है, लेकिन इस राशि से कुछ ज्यादा, क्योंकि वो यहाँ पे राजा बने हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं और पिताजी हैं, तो अभी आपके घर के मुखिया पिताजी हैं, तो पिता के संरक्षण में आपका पूरा परिवार पल रहा है, चल रहा है। लेकिन अगर वहीं आप मुखिया बनते हैं या आपका बड़ा भाई मुखिया बनता है या कोई भी बनता है, तो मुखिया कोई भी बने, जो मुखिया बनेगा वो सारी व्यवस्था अपने अनुरूप चलाएगा। उसी तरीके से यहां पर चंद्रदेव मुखिया बनते, सिर्फ उनके हाथ में एक ही राशि है। बाकी के जितने भी ग्रह हैं, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, यहां तक शनि देव भी, सबके पास 2-2 राशि है। सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव और चंद्रदेव ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ एक राशि आई है। और जब आपके हिस्से में एक चीज होती है तो आप उसकी व्यवस्था भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं, आपका फोकस भी उसी पर रहता है। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे चंद्रदेव इस राशि को बलि बनाते हैं, अति बलि बनाते हैं। और वहीं अगर आप जरा भी आपका ध्यान भटकता है, आप मद में चूर होते हैं, तो वही आपकी इस पूरी व्यवस्था का सत्यानाश कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको हमेशा अपने कॉन्शियस को खोल के रखना है, अपने ऑन रखना है। आप अगर सारी चीजों को, इन चंद्रदेव से रिलेटेड चीजों को अगर ध्यान में रखते हैं, मंगल देव की ऊर्जा को नियंत्रण करने की क्षमता रखते हैं, तो आपको कर्क राशि वालों जातकों को या जातिकाओं को अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। अब हम बात करेंगे उस रेमेडी की जिसको मैंने आपको बताया था कर्क राशि के प्रथम पार्ट में, कि मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी दूंगा, जिसको करके आप अपने सभी किसी भी हाउस में हो, कर्क राशि में मंगल देव चाहे वो लग्न में बैठे हो या धन भाव में बैठे हो या पराक्रम भाव में बैठे हो या फिर व्यय भाव में बैठो, किसी भी भाव में बैठो, सभी 12 भावों में अगर जो मैंने रेमेडी बताई आप वो करते हैं, साथ ही साथ जो मैं रेमेडी बताने जा रहा हूं ब्रह्मास्त्र रेमेडी, अगर आप वो करते हैं तो आप मंगल देव के पॉजिटिव फल को कई गुना बढ़ा पाएंगे। जी हाँ, आप जिस रेमेडी को जानने के लिए अभी तक शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, अब वो घड़ी आ गई है। वो ब्रह्मास्त्र रेमेडी जिसको आप करके आप मंगल देव के अच्छे रिजल्ट को साथ बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ आप चंद्रदेव को भी पॉजिटिव कर पाएंगे। जी हाँ, आप यहां पर चंद्रदेव भी आपके लिए पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे अगर आप उस रेमेडी को अच्छे से करते हैं टिल लाइफ। और आपके लिए एक और चीज, जैसे ही चंद्रदेव और मंगल देव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, अच्छी स्थिति से मेरा तात्पर्य है अगर वो डिग्री वाइज बली हो जाते हैं और आप उनकी ऊर्जाओं को नियंत्रित कर पाते हैं, तो आपके बृहस्पति देव भी ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएंगे। यानी कि आपको जो ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, ज्ञान की जो चमक मिलेगी, वो बोनस में मिलेगी। अब वो कौन सी रेमेडी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसका मैं बखान कर रहा हूं इतनी देर से, तो वो रेमेडी है महामृत्युंजय मंत्र। अगर आप भगवान शिव के सामने बैठकर प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको मंगल देव से और चंद्रदेव के पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। साथ ही साथ आपको गुरुदेव की कृपा भी मिलेगी, जो कि आपके भाग्यश होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये करना कैसे है। जैसा कि मंत्र का जाप करने से पहले आपको यह समझना होगा कि महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही सेंसिटिव मंत्र है। वो जहां जाप करने पर आपको जितनी जल्दी रिजल्ट देता है, वहीं अगर आप गलत जाप करते हैं तो आपको गलत रिजल्ट भी देता है, आपके लिए घातक भी साबित हो सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप महामृत्युंजय का जाप सही से कर सकते हैं तभी आप कीजिए, और अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो आप हर मंडे को कीजिए, हर सोमवार को कीजिए। अगर आप हर सोमवार को टिल लाइफ महामृत्युंजय का जाप 108 बार करते हैं तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग महामृत्युंजय का जाप नहीं कर सकते वो क्या करें। वो इसका महामृत्युंजय का जाप सुने, अपने घर में किसी स्पीकर वगैरह पे महामृत्युंजय का जाप प्ले कर लें 108 टाइम, और जैसे ही 108 आप शिव के सामने बैठिए। बैठना भी आपको पूर्व दिशा पे मुंह करके है या फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना है।
पश्चिम या दक्षिण दिशा में नहीं। अगर आप पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठते हैं, साथ ही आपको इस एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप पूरी तरीके से स्वच्छ होकर करना है। जहां बाकी के मंत्र इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र बहुत सेंसिटिव है। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी इस मंत्र का चैंट करें या फिर आप सुने, क्योंकि अगर आप पूजा कर रहे हैं भोलेनाथ की, तो आपको पूरी तरीके से स्वच्छ होकर बैठना है और आपको ये भावना रखनी है, आप सुन भले रहे हैं कि वो मंत्र आप बोल रहे हैं, आपकी जगह पे बोला जा रहा है और आपके अंदर से वो फील आना चाहिए कि आप बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे होते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं गूंगे होते हैं, उनको बोलना नहीं आता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है। अब वो क्या करेंगे, तो वो अपना भाव प्रकट करते हैं। तो आपको वो भाव प्रकट करना है। आपको बैठना है पूरब और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके। साथ ही साथ जैसे ही ये मंत्र चल रहा हो, अगर आप खुद चैंट कर रहे हैं या आप सुन रहे हैं या स्पीकर में चल रहा है और उसके माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से ये इसका चैंट कर रहे हैं, तो इस पूरे समय के दौरान आपको भगवान शिव के ऊपर जल, दूध, बेलपत्र, सफेद पुष्प अर्पित करने हैं। जब आप ये सब कर लेंगे, उसके बाद आपको जो आपकी जो इच्छा है या आपसे अगर कोई गलती हो गई है, तो उस गलती की माफी भी आप मांग सकते हैं। कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, आपको आपके अंदर रिग्रेट हो उस चीज का, या आपसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, तो आप उनको ये बात बता सकते हैं कि है प्रभु, है भोले बाबा, कि मेरे से ये गलती हो गई है, ये मुझसे नहीं होनी चाहिए थी। या फिर इसके साथ साथ अगर आप मंत्र का चैंट खुद से कर रहे हैं, तो अगर उसमें कोई गलती हो जाए तो आपको उसके लिए भी माफी मांगनी है। अगर आप इस विधि से महामृत्युंजय का जाप करते हैं 108 टाइम, तो आपको आपके जो भी रिजल्ट हैं, किसी भी भाव में मंगल जो बैठे हैं, उसमें बढ़ोतरी होगी। एक और महत्वपूर्ण बात, यह जाप शुरू करने से पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लिया जाता है? हाथ में आपको जल लेना है और उनको बोलना है कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं आज से आपका 108 बार महामृत्युंजय का जाप करूंगा। अगर आपको प्रतिदिन करना है तो आपको प्रतिदिन बोलना है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार करना है तो आपको सोमवार बोलना है। साथ ही साथ आपको यह भी मेंशन करना है कि अगर कभी भूल चूक हो जाती है, या आप भूल जाते हैं, या आप किसी ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं या फंस जाते हैं कि उस दौरान आप ये जाप नहीं कर पाते, तो उसके लिए आपको क्षमा कर दें। इस तरीके की आपको संकल्प लेते समय फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, क्योंकि अगर आप ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखेंगे, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद में भगवान शिव खुद आपका टेस्ट लेंगे, तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। साथ ही साथ आपको ये भी बोलना है कि अगर कभी किसी दौरान आपके परिवार में या आपके ही अपने स्वास्थ्य में कुछ समस्या आती है, या आप किसी पारिवारिक समस्याओं में उलझ जाते हैं, या फिर आप सामाजिक समस्याओं में उलझ जाते हैं, तो या तो भगवान शिव से निवेदन कीजिएगा कि आप समय से वो आपको उन समस्याओं से निकाल दें, ताकि आप उनके पास आ सकें, आप उनका अनुसरण कर सकें, आप उनका जाप कर सकें, आप उनकी पूजा अर्चना कर सकें। तो इस तरीके की आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है संकल्प लेते समय। ध्यान रखिए, हम कोई भी जाप या कोई भी पूजा या कुछ भी करते हैं, वो करने से पहले आपको संकल्प लेना है। अगर आप बिना संकल्प के कोई भी रेमेडी करते, कोई भी पूजा करते हैं, तो उसका फल आपको मिलेगा ही नहीं। वो फल उठा लिया जाता है देवताओं के द्वारा, या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है उनके द्वारा। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपको उसका संकल्प लेना है। जब आप संकल्प लेके करेंगे तो आपको फायदे ही होंगे। अब आप देखिए किस तरीके से सिर्फ एक महामृत्युंजय जाप आप भोलेनाथ के समक्ष बैठ के अगर आप करते हैं, तो आपको समस्त भावों से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और उसके साथ अगर आप भाव बेस्ड रेमेडी जो मैंने आपको बताई है कर्क राशि में, वो भी करते हैं, तो उसमें भी आपको, उसके साथ साथ आपको अगर वो दोनों चीजें करते हैं तो भी आपको फायदा ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको रामबाण रेमेडी बता दी है कर्क राशि के लिए तो आप भाव बेस्ड रेमेडी ना करें। जहां तक मेरा अनुमान है, जो भी मैंने आपको रेमेडी बताई है भाव बेस्ड, वो इतनी ज्यादा ऐसी रेमेडी नहीं है जो आप ना कर सकें, या ऐसी रेमेडी नहीं है जिसमें आपका आर्थिक धन ज्यादा लगे। आपकी आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो आप ना कर पाए।
तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि रेमेडी आप कोई भी कर रहे हो उस पर आपका समर्पण होना चाहिए। देव समर्पण के भूखे हैं। और जो भाव बेस्ड रेमेडी की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप वो करते हैं तो आप बाकी की जो रेमेडी आपने सुनी होंगी या कभी करी होंगी उसके अपेक्षा ये रेमेडी जो मैं बता रहा हूं वो जल्दी रिजल्ट देती है और अच्छे रिजल्ट देती हैं। क्योंकि भाव बेस्ड रेमेडी का मतलब ही यही है कि वो रेमेडी सिर्फ और सिर्फ उस भाव के लिए ही बनाई गई है। साथ ही साथ आपने अगर हमारे बाकी के वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको कहीं ना कहीं यह भी बताया है कि कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पे आप अगर वो रेमेडी करते हैं तो आप उस ग्रह, उस कुंडली के, उस राशि के लग्नेश को या भाग्येश को, या कभी कभी लग्नेश, भाग्येश और आपके जो इष्ट है उनको तीनों को एक साथ अच्छा कर पाते हैं। और कुछ स्थिति ऐसी भी होती है कि आप लग्नेश और इष्ट के साथ साथ जो आपके मारक ग्रह हैं या बाधक ग्रह हैं आप उनको भी अच्छा कर पाते हैं। और ज्यादातर तो ऐसे भी देखी गई है कि जो आपके बाधक ग्रह हैं, जो आपके लिए बाधा उत्पन्न करते हैं नजर के द्वारा, वो उसको भी आप नियंत्रित रख पाते हैं, उसको भी आप कम कर पाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि भाव बेस्ड जो रेमेडी होती है उसकी क्या पावर है, उसकी कितनी क्या क्षमता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप इसको मन लगाकर करते हैं संपूर्ण समर्पण के साथ में तो आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होगा। बस आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि एक तो आपके जो लगने से वो डिग्री वाइज बली हो और वो 6, 8, 12 में ना बैठे हो। दूसरे जो आपके ईस्ट है वो किसी योग कारक स्थिति में हो और वो डिग्री वाइज बली हो। अगर वो योग कारक स्थिति में नहीं है या 6, 8, 12 में जाके बैठ जाते हैं तो भी जो मैंने आपको रेमेडी बताई है उस भाव से रिलेटेड वो आपको करनी है। और अगर उस भाव में किसी पीड़ित ग्रह की या फिर राहु केतु की या शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है या आपके मारक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है या उनकी युति हो रही है तो आपको पहले उसके उपाय करने हैं। क्योंकि अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो आप अपनी तकलीफ का निवारण पहले करेंगे ना कि अपने सुख का एंजॉय करेंगे। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली में किसी हाउस से रिलेटेड कोई मारक प्लैनेट की युति बनी है या मारक प्लैनेट बैठा हुआ है और आपको उस ग्रह से अच्छे रिजल्ट चाहिए, उस घर से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो आपको उस ग्रह को समझना होगा, उस ग्रह से रिलेटेड आपको रेमेडी करनी होगी। और उस ग्रह से रिलेटेड रेमेडी का मेरा तात्पर्य यह है कि वो भाव किस भाव में है। जी हाँ, मारक प्लैनेट और बाधक प्लैनेट भी जिस भी घर में बैठे होंगे उसकी भी भाव बेस्ड रेमेडी ही की जाती है। यही वो तरीका है, यही वो वजह है। अगर आप भाव बेस्ड रेमेडी नहीं करते हैं इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट टाइम पे नहीं आते हैं। आप सोचते हैं कि अरे नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देव को मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, आपको हो सकता है स्लाइडली फायदा हो जाए लेकिन उतना फायदा नहीं होगा, तभी आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। और जब आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो हमारे ग्रह, हमारे देव सबको भूल जाते हैं और सवाल उठाते हैं अपनी सनातनी पद्धति पर, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स पर, हमारे लोगों पर, अपने किस्मत पर। जबकि सारी चीजों का गूढ़ ज्ञान आपकी कुंडली के माध्यम से बताया गया है, बस आपको समझ में आना चाहिए। मेरी कोशिश यही है कि आपको आपकी कुंडली में जो भी ग्रह बैठे हैं आप अपनी कुंडली उठाइए और जैसे जैसे जिस ग्रह का नंबर आता जाए आप उसको नोट करते जाइए। आप अपनी कुंडली को खुद समझ जाएंगे बिना किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किए बिना। क्योंकि मैं जिस भी ग्रह के बारे में बताऊंगा उसकी भाव बेस्ड रेमेडी भी बताऊंगा। और अगर आप उस रेमेडी को उस तरीके से करते जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं तो आपको फायदा ही होगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप किसी ज्ञानवान एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को कंसल्ट कराइए, जो भाव बेस्ड रेमेडी जानता हो, आपके कार्मिक कुंडली को समझने की क्षमता रखता हो और आपके पूर्व जन्म को भी एनालिसिस करने में क्षमता रखता हो। क्योंकि हम क्या लेकर आए हैं पिछले जन्म से वही हमको यहां मिलेगा और हम जो अब कर रहे हैं वो हमें नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगी तब तक आप उससे रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आशा है आपको कर्क राशि की ये इष्ट देव की यात्रा समझ में आई होगी और आपने इसका आनंद लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। सेले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। थैंक यू।